हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है कि आपकी 10th क्लास है और 10th क्लास में हम लोग देख रहे हैं भारत और समकालीन विश्व सेकंड जो हमारी बुक है, और उसी बुक में है जो बुक है हम चैप्टर नंबर 2 में देख रहे हैं भारत में राष्ट्रवाद। तो भारत में राष्ट्रवाद के विषय में हम लोग सविनय अवज्ञा आंदोलन को आपका देख चुके हैं, स्वराज जो बात चल रही थी उसको देख चुके हैं, खिलाफत को देख चुके हैं। अब हम लोग बात करने वाले हैं सिविल आपके नाफरमानी को भी हमने देखा, और देखा कैसे महिलाओं ने सिविल नाफरमानी में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। फिर उसके बाद गांधी और इरविन आपका समझौता होता है, उसी के साथ गौल में सम्मेलन होते हैं, और सेकंड गौल में सम्मेलन में गांधी जी भाग लेते हैं, उसमें कोई रिजल्ट नहीं निकलता, तो वापस भारत जाते हैं और दोबारा क्या करते हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन को दोबारा प्रारंभ कर देते हैं। क्लियर है। और फिर हम देखते हैं कि लाहौर में भी एक अधिवेशन होता है, उसके विषय में भी हमने पढ़ा और देखा जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था, कैसे इसमें गांधी जी ने कहा था कि हम लोग अस्पृश्यता को जो है छुआछूत को समाप्त कर देंगे, और कांग्रेस कैसे गरीब और उद्योगपति को स्पष्ट रूप से साथ नहीं दे पा रही थी, क्योंकि कांग्रेस ये जानती थी अगर उद्योगपति का साथ दिया तो मजदूर वर्ग अलग हो जाएगा, अगर मजदूरों का साथ दिया तो उद्योगपति वर्ग अलग हो जाएगा। दोनों को साथ ले चलने की थ्योरी में वो अपने आप को स्पष्ट नहीं कर पा रही थी, लेकिन उसका मुख्य झुकाव फिर भी गरीब किसान तबके की तरफ था। आइए आगे बढ़ते हैं। हम लोग अस्पृश्यता के बारे में आपका देख चुके हैं। गांधी जी ने, देखिए आपको ध्यान रखना, अगर वहां क्वेश्चन बन जाए कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के साथ कौन सा पैरेलल और मूवमेंट चल रहा था, तो वो था छुआछूत का अंत जो था। गांधी जी आपका पैरेलल क्या चला रहे थे, इसको आपका चला रहे थे कि समाज में बहुत बड़ी विडंबना है जिसको हमें समाप्त करना है। क्लियर है, ये हमको देखना है। आगे देख लीजिए, वे खुद को संगठित करने लगे। उन्होंने शिक्षा संस्थानों में आरक्षण के लिए आवाज उठाई, अगला निर्वाचन क्षेत्रों की बात कही, कहीं से अधिक विधायिका परिषद के लिए केवल दलितों को ही चुनकर भेजा जा सकता है। अब देखिए अब क्या होता है, गांधी जी के बीच और अंबेडकर के बीच एक आपका समझौता होगा, ठीक, उसको भी देखेंगे हम लोग। उनका मानना था कि उनकी सामाजिक अपंगता केवल राजनीतिक सशक्तिकरण ही दूर हो सकती है। अब कह रहे हैं जो दलित को अगर हम लोग आपका चुनकर भेज देंगे पार्लियामेंट्री सिस्टम में, जो आपकी विधायिका में, तो जो क्या होगा कि उनकी जो अपंगता बनी हुई है समाज में वो क्या हो जाएगी, आपका दूर हो जाएगी। तो बात तो उनकी भी सही थी, अगर जो व्यक्ति राजनीतिक सशक्त होगा तो उसकी बहुत सारी चीजें ठीक होने लगती हैं। इसीलिए सविनय अवज्ञा आंदोलन में दलितों की हिस्सेदारी काफी सीमित थी। सीमित मतलब कम रही, जितनी मात्रा में होनी चाहिए थी आपका इतने दलित लोग नहीं रहे। महाराष्ट्र और नागपुर में तो यह बात खास तौर पर दिखाई देती है कि उनके संगठन काफी मजबूत थे, और महाराष्ट्र और नागपुर में क्या था, ये संगठन काफी मजबूत थे, क्योंकि आपको पता होगा यहाँ एक नेता है जो दलितों के सबसे बड़े नेता के रूप में जाने जाते हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो हमेशा दलितों के हितों की और उनके संरक्षण की बात करते आए हैं। अब इसमें देखने वाले हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 1930 में दलितों को दलित वर्ग एसोसिएशन यानी कि डिप्रेस क्लास एसोसिएशन में संगठन किया। अब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने क्या करा, दलितों के समाज और उत्थान और विकास के लिए एक एसोसिएशन बनाया, जिसको क्या कहा गया, डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन। दलित के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र के सवाल पर दूसरे गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी के साथ उनका काफी विवाद हुआ। अब देखिए, केंद्रीय विधानसभाओं में और प्रांतीय विधानसभाओं में कुछ सदस्य चुने जाने थे, तो वो क्या कर रहे थे, वो दलितों के लिए स्पेशल सीट की आपकी मांग कर रहे थे। तो इसी बात पे रिजर्व होने के लिए अब सेकंड गोल में जब आपका सम्मेलन होता है तो इसमें गांधी जी और ध्यान रखना है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच क्या हो जाता है, काफी विवाद हो जाता है, और यही कारण बनता है कि जो बिना किसी निष्कर्ष के सेकंड गोल में सम्मेलन निकलता है। उसके बाद जो होता है कम्युनल अवार्ड जिन्हें हम कहते हैं, मैकडोनाल्ड आपका पंचायत जो है भारत आता है, जिसमें क्या होता है, दलितों के लिए स्पेशल सीटों का आपका प्रोविजन कर दिया जाता है। ठीक, अब देखिए, जब ब्रिटिश सरकार ने अंबेडकर की मांग मान ली तो गांधी जी अमरवान अनशन पर बैठ गए। अब देखिए अब क्या कर दिया, एससी एसटी के लिए उन्होंने क्या कर दिया, कुछ आपका सीटों को रिजर्व कर दिया, और रिजर्व कर दिया तो गांधी जी को ये बात बुरी लग गई कि आप क्या कर रहे हैं, हमारे बीच वोट डालो और राज करो की नीति कर रहे हैं। ये अलग निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था से
समाज में उनकी एकीकरण की प्रक्रिया धीमी पड़ रही है। और क्या हो रहा है, जो उनकी एकीकरण की प्रक्रिया है वो आपका धीमी पड़ रही है। आखिरकार अंबेडकर ने गांधी जी की राय मान ली और सितंबर 1932 में पूना पैक्ट पर एक हस्ताक्षर किया, जिससे दंपति दलित के बाद में अनुसूचित जातियों के नाम पर किया गया, को प्रांतीय एवं केंद्रीय विधान परिषदों में आरक्षित सीटें मिली और कहीं उनके लिए मतदान सामान्य निर्वाचन प्रणाली से ही होता था। पहले क्या बात करी थी, पहले उन्होंने अनुसूचित जाति के लिए, देखिए अब जब ये आमरण अनशन होता है तो गांधी जी और अंबेडकर के बीच क्या हो जाता है, 1932 में एक आपका पूना पैक्ट होता है। पूना पैक्ट मतलब पूना में समझौता होता है और अंबेडकर जो था अपनी सीट बढ़ा लेते हैं और इनकी सीटें क्या हो जाती है, आपकी रिजर्व हो जाती है। इसमें दलित के बाद अनुसूचित का नाम जाने लगा। पहले हम दलित बोलते थे, इन दलित के साथ एक शब्द आया अनुसूचित जाति, डिप्रेस क्लास जिसको कहते हैं। अब कह रहे चाहे प्रांत हो या केंद्रीय विधानसभा परिषदों में आरक्षित सीटें मिल गई, हालांकि उनके मतदान के लिए सामान्य निर्वाचन प्रणाली होते थे। सामान्य निर्वाचन प्रणाली का मतलब था कि उस क्षेत्र से केवल SC जो अनुसूचित जाति व्यक्ति के लोग हैं वही खड़े होंगे, लेकिन उनको वोट देने का अधिकार सबको होगा, चाहे कोई स्वर्ण हो आपका, चाहे अनुसूचित जाति का हो, चाहे अल्पसंख्यक हो, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, लेकिन खड़े होने का अधिकार केवल किसको होगा, अनुसूचित जाति के लोगों को। लेकिन वोट देने का अधिकार क्या होगा, सबको होगा। शुरू में तो किसकी मांग कर रहे थे, आरक्षित आपका निर्वाचित प्रणाली की, यानी कि केवल दलित ही वोट दे सकता है, दलित को और व्यक्ति वोट नहीं दे सकते। तो गांधी जी जो थे अड़े थे, इसी बात पर अड़ गए थे। फिर भी दलित आंदोलन कांग्रेस के नेतृत्व में ही चल रहे राष्ट्रीय आंदोलन को शंका की दृष्टि से देखता था। अब देखिए सब कुछ करने के बाद भी दलित जो था क्या देख रहा था, शंका की दृष्टि से आपका देख रहा था, क्योंकि गांधी जी को पता था कि ये कुछ ना कुछ एंड टाइम पे कर सकते हैं। क्लियर है, आगे देखिए। अब एक चित्र दिखाया गया है, चित्र नंबर 10 में देखिए, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और मौलाना अबुल कलाम आजाद ग्राम सेवक आश्रम में। ये देखिए, ये तीनों की फोटो है आपके सामने है, आप इनको एक बार गौर करके देख लीजिए। अभी तक जितना पढ़ा है पूछ लीजिए, क्योंकि हम आगे नया पैराग्राफ पढ़ना चाह रहे हैं, इसमें आगे बढ़ेंगे और एक एक करके जो है इसमें हम लोग आपका देखेंगे, तो इसमें क्या सही है इस पर भी हम लोग गौर करेंगे। एक बार इसको देख लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। क्लियर है, चलिए पीछे एक बार देख लें, कुछ भी पूछना हो यहां से वहां तक आप पूछ सकते हैं। अब देखिए, देख लिया। अब चलिए, भारत में कुछ मुस्लिम राजनीतिक संगठन ने भी सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रति कोई खास उत्साह नहीं दिखाया। अब ऐसे में जो आपका और वर्ग था, खास करके वह कौन सा, मुस्लिम जो थे, वो भी क्या नहीं थे, कोई खास इसमें अपना रोल नहीं निभा रहे थे, क्योंकि इनके लिए क्या थी, मुस्लिम लीग जो था वो अपनी एक पार्टी थी इंडिविजुअल, और वो भी क्या कह रही थी कि जिस तरह सांप्रदायिक बाप का निर्वाचन दलितों को मिला है वैसे ही हमें भी मिलना चाहिए, वो इस बात पर अड़े हुए थे। असहयोग और खिलाफत आंदोलन में शांत पड़ जाने के बाद मुसलमानों को का एक बहुत बड़ा तबका कांग्रेस से कट गया। अब देखिए, एक आंदोलन चला था असहयोग और खिलाफत, जब वो शांत पड़ा तो मुसलमान का एक बहुत बड़ा बाप का तबका था जो अलग कट गया और महसूस करने लगा कि 1920 के दशक के मध्य कांग्रेस हिंदू महासभा जैसे धार्मिक राष्ट्रवादी के काफी करीब दिखने लगी। अब वो ये कह रहे हैं कि जो कांग्रेस है वो हिंदू धार्मिक राष्ट्रवादी के क्या चली गई है, काफी करीब चली गई है। अब देखिए, जैसे जैसे हिंदू मुसलमानों के बीच संबंध खराब होते गए, दोनों समुदाय उग्र धार्मिक जुलूस निकालने लगे। इससे कई शहरों में हिंदू और मुसलमान सांप्रदायिक टकराव दंगे हुए। हर दंगे के साथ दोनों समुदाय के बीच क्या रहा, आपका फासला आपका बढ़ता गया। यानी कि हिंदू मुस्लिम जब हिंसा हो रही है तो आप देख सकते हैं कि दोनों समुदाय के बीच जो फासला है
वो तो क्या है, ये फासला होना आपका लाजमी है। कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने एक बार फिर संगठन का प्रयास किया। 1927 में ऐसा लगा कि अब एकता स्थापित हो जाएगी। सबसे महत्वपूर्ण मतभेदभावी विधानसभाओं में प्रतिनिधित्व का सवाल थे। मुस्लिम लीग के नेताओं ने में से मोहम्मद अली जिन्ना का कहना था कि अगर मुसलमानों को केंद्रीय सभा में आरक्षक सीटें दी जाएं और मुस्लिम बहुमूल्य प्रांत में, खास करके पंजाब और जो आपका बंगाल में मुसलमानों की आबादी में अनुपात में प्रतिनिधि दिया जाए, तो वे मुसलमानों के पृथक निर्वाचन की मांग को छोड़ देने के लिए तैयार हो जाएंगे। अब देखिए, अब जिस तरह से दलित अड़े, उस तरह से कौन अड़ गए, आपके मुसलमान भी अड़ गए। और वो क्या कहने लगे कि हमको केंद्रीय जो सभा है उसमें क्या चाहिए, हमें मुसलमानों के लिए सीटें आरक्षित चाहिए। और उसमें भी डंडा करने लगे कि हमको बंगाल और पंजाब जो था क्या मुस्लिम बहुमूल्य प्रांत था, तो इनमें क्या है अनुपात में प्रतिनिधित्व किया जाए और मुसलमानों के लिए क्या है पृथक मांग छोड़ने के तैयार हो जाएंगे। लेकिन हमको क्या करना चाहिए, हमको रिजर्व बना दो, नहीं तो हम इन दोनों में क्या करेंगे, आपका अपनी पृथक निर्वाचन की मांग करेंगे। प्रतिनिधि के सवाल पर यह बहस मुसावी चलने रहा था। 1928 में आयोजित किया गया सर्वदलीय सम्मेलन में हिंदू महासभा के M.R. जयशंकर ने समझौते के लिए किया रहे प्रयास खुलेआम निंदा शुरू कर दी, जिससे मुद्दे का समाधान कई सारी संभावनाएं समाप्त हो गई। अब यहाँ तो बात चल रही थी, अब उधर क्या हुआ, एक सर आपका दलीय सम्मेलन होता है और आपका हिंदू महासभा के एक व्यक्ति होते हैं M.R. जयशंकर, ये क्या कर देते हैं, खुलेआम उनकी निंदा कर देते हैं। और ये निंदा करना ये क्या हो जाता है, जिस चीज का रास्ता निकल सकता था, जिसका समाधान हो सकता था, अब वो समाधान का रास्ता भी बंद हो गया। क्लियर है, बंद क्यों हो गया, क्योंकि हिंदू महासभा क्या करने लगी, आपका मुस्लिम लीग की अपोजिट में खड़ी हो गई। और मुस्लिम लीग को यह लगने लगा कि हमारे सामने सबसे बड़ा रोड़ा कौन बन रही है, हिंदू महासभा, और हिंदू महासभा की बात कौन सुन रही है, कांग्रेस। तो इसलिए कांग्रेस और हिंदू महासभा हमारे लिए दोनों क्या हो गई हैं, हमारे सीटों को आरक्षण देने के लिए खड़ी है। जबकि जैसी बात आई थी दलितों के लिए, हिंदू महासभा भी चुप रही और कांग्रेस भी चुप रही। तो यहां क्या होने लगा, उनको ये बात खटकने लग गई। अब देखिए, जब खटकती है तो चीजें कैसी होंगी, थोड़ी सी विपरीत निकलेंगी, और विपरीत निकलेंगी तो आप जानते हो समस्या तो होना लाजमी है। ठीक, अब देखिए, चलिए मुझे बताइए कैसे होंगी समस्या, क्या होंगी। देख लिया, चलिए इतना देख लिया, आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं कि जब सभी ने अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ तो उस समय समुदाय के बीच संदेह और अविश्वास का माहौल बना हुआ था। कांग्रेस से कटे हुए मुसलमानों का एक बड़ा तबका संयुक्त संघर्ष के लिए तैयार नहीं था, यानी कि सब लोग एक साथ मिलकर संघर्ष करने के लिए रेडी नहीं थे। बहुत सारे मुसलमान नेताओं ने बुद्धिजीवी भारत में अल्पसंख्यक के रूप में मुसलमानों की हैसियत को लेकर चिंतित थे। क्या हो गया कि जिस तरह का माहौल बना हुआ है, संभावना है उस तरह से जो अल्पसंख्यक है, अल्पसंख्यक मतलब जो किसी संख्या की तुलना में कम होते हैं, वो अल्पसंख्यक है। तो अल्पसंख्यक थे कौन इस समय, मुसलमान। तो चिंता पड़ गई कि मुसलमानों की हैसियत क्या होगी। ठीक, उनका कहना था कि हिंदू बहुसंख्यक के वर्चस्व की स्थिति में अल्पसंख्यकों की संस्कृति और पहचान खो जाएगी। कैसा हो जाएगा, उनकी संस्कृति और पहचान क्या हो जाएगी, बहुसंख्यक हिंदू के सामने क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, पहचान खो जाएगी, जो उनका सबसे बड़ा वहम था। और यही गलतफहमी क्या बनेगी, अंत तक खड़ी रहेगी और आखिरकार दो हिस्से हो जाएंगे भारत के। क्लियर है, पाकिस्तान और हिंदुस्तान, और पाकिस्तान के भी दो पार्ट, पूर्वी और पश्चिमी। क्लियर है, आगे देखिए।
अगला यूनिट शुरू होगी सामूहिक अपनेपन का भाव। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा हम इसमें पढ़ लेते हैं इसके बारे में, क्योंकि इसमें थोड़ी जानकारी हमको मुस्लिम लीग के विषय में मिलेगी, तो हमको इसमें पढ़ लेना उचित है और थोड़ा सा हमें इसमें पढ़ लेना चाहिए। 1930 में मुस्लिम लीग के अध्यक्ष सर मोहम्मद इकबाल ने मुसलमानों के लिए अल्पसंख्यक राजनीति के हितों के उद्देश्य से पृथक निर्वाचन की जरूरत को एक बार फिर जोड़ दिया। उनका मानना जाता है कि बाद के सालों में पाकिस्तान की मांग ने जो आवाज उठी उसी में बौद्धिक औपचारिकता के लिए इसी बयान का उपचार था। उन्होंने जो कहा है वो इस प्रकार है। देखिए अब क्या होता है कि लीग बन गई है, ठीक, और मुस्लिम लीग का अध्यक्ष कौन हो गया है? सर मोहम्मद इकबाल। और ये क्या कर रहा है? मुसलमानों के लिए अल्पसंख्यकों की हितों के उद्देश्य से क्या कर रहा है? फिर एक बार पृथक निर्वाचन की मांग के लिए अड़ा हुआ है। कैसे अड़ा हुआ है? पृथक निर्वाचन की मांग, ठीक। और इसके बाद ही कुछ समय के बाद क्या होगा? ये आपका पाकिस्तान की आवाज उठने लगेगी। जब पृथक निर्वाचन उनको पर्याप्त नहीं मिलेगा तो ये कहेंगे 2 नेशन थ्योरी, 2 राष्ट्र का सिद्धांत ये लोग देंगे, ठीक। कौन देगी? मुस्लिम लीग। मुझे यह कहने में जरा भी हिचकिचाहट नहीं है कि अगर स्थायी सांप्रदायिक बंदोबस्त के तौर पर भारतीय मुसलमानों को उनके अपने भारतीय होमलैंड पर अपनी संस्कृति और परंपरा के अनुसार पूर्ण और स्वतंत्र विकास का अधिकार दिया जाएगा तो वह भारत की स्वतंत्रता के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर करने के लिए तैयार हो जाएंगे। क्या मिलेगा? ध्यान रखना, अपनी संस्कृति और परंपरा के अनुसार पूर्ण स्वतंत्रता का विकास का अधिकार मिलेगा तो वो क्या है? भारत की स्वतंत्रता के लिए सब कुछ न्यौछावर करने के लिए आपका तैयार हो जाएंगे। एक प्रत्येक समूह को अपने तरीके से स्वतंत्र विकास अधिकार, यह है सिद्धांत भारत किसी संकोचित सांप्रदायिकता की भावना से उपजा नहीं है। जो समुदाय अन्य समुदाय के प्रति दुर्भावना रखता है वह नीच अदम है। मैं अन्य समुदायों के रीति रिवाज, धर्मों, सामाजिक संस्थाओं में आघात सम्मान करता हूँ। कुरान की हिदायतों के अनुसार मेरा दायित्व है कि अगर जरूरत हो तो मैं उनके उपासना स्थल की भी रक्षा करूंगा। क्या कह रहे हैं? कि मैं क्या करूंगा? उनके उपासना स्थल की भी रक्षा करूंगा, लेकिन मैं उस सांप्रदायिक समूह को प्रेम करता हूं जो मेरे जीवन में आचरण का स्रोत है, जिसने मुझे अपना धर्म, अपना साहित्य, अपनी विचार, अपनी संस्कृति देकर मुझे बनाया है। मैं इस प्रकार मेरी मौजूदगी चेतना अब पूरी तरह से एक सजीव कार्यात्मक तत्व के रूप में समा लिया है। कैसे कर लिया है? समा लिया है। यानी कि कुल मिलाकर वो अपने धर्म के विषय में बात कर रहे हैं। आगे देखिए, ऐसे में उच्चतर आय में सांप्रदायिकता भारत जैसे देशों के भीतर लयात्मक समुच्चय के निर्माण में अपरिहार्य है। यानी कि इसके आप योगदान को जो है काउंट नहीं कर सकते, ठीक। यूरोपीय देशों की तरह भारतीय समाज कई इकाइयों में बटी हुई नहीं है। भारत में सामुदायिक समूह की मान्यता के बिना ही यूरोपीय लोकतंत्र के सिद्धांत को लागू नहीं किया जा सकता। भारत के भीतर एक मुस्लिम भारत की स्थापना के लिए मुसलमानों की ओर उठ रही मांग बिल्कुल सही है। कह रहे भारत के अंदर जो बात कर रहे हैं कि एक भारतीय मुस्लिम की स्थापना हो, वो मांग कैसी है? हमारे दृष्टिकोण से कैसी है? बिल्कुल सही है। हिंदू सोचता है कि पृथक निर्वाचन का प्रस्ताव सच्चे राष्ट्र की भावना के विपरीत है, क्योंकि वह मानते हैं कि राष्ट्र का मतलब ऐसे सार्वभौमिक मिश्रण से है जिसमें किसी भी समुदाय इकाई की निजी विशेषता बने रहने का अधिकार नहीं हो सकता। यानी कि तुम किसी एक निजी का अधिकार नहीं बना सकते, तो हिंदू सोचते हैं। लेकिन हालात ऐसे नहीं है। भारत नस्ली और धर्मीय विशेषता वाला देश है। इसी में यह तथ्य भी जोड़ दिए जाए कि मुसलमान आर्थिक रूप से सामान्य कमजोर है और उन पर भारी कर्जे हैं, खासतौर से पंजाब और कई प्रांतों में उनकी संख्या कम है। इसके बाद आप देखेंगे कि पृथक निर्वाचन
को बनाए रखने के लिए हमारी बेचैनी का अर्थ क्या है, कि हमारी बेचैनी क्या है, उसका अर्थ क्या है, इसको आप देखें। तो ये था थोड़ा सा मुस्लिम लीग और मुस्लिम लीग के जो अध्यक्ष थे मोहम्मद इकबाल ने अपनी बातों को किस तरह रखा और वो क्या चाह रहे थे कि हमारे लिए कितनी जरूरी है पाप का पृथक निर्वाचन की मांग, इसको उन्होंने अपने आप में स्पष्ट करने की कोशिश की है। कहा है कि हम बहुत आपके पिछड़े हैं, हमारे सांस्कृतिक रूप से और हम संख्या के रूप में कम हैं, ऐसे में हमको संरक्षित किया जाना, हमको चीजें मिलना कोई गलत नहीं है। उसके विषय में उन्होंने अपनी पूरी बात को रखा है। एक बार गौर कर लीजिए, देख लीजिए, कुछ पूछना है पूछ लीजिए, नहीं तो हम क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, इसमें आगे बढ़ चलेंगे। देख लिया बच्चों? एक बार देख लीजिए फिर आगे बढ़ेंगे। देख लिया? आगे बढ़ जाएं? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये बताइए, ये फोटो किनकी है? आपके सामने दी हुई है, इस इमेज को देखिए। ये फोटो किसकी है? ये भारत के एक बहुत बड़े उग्रवादी राष्ट्रवादी नेता थे। क्लियर है? इनका नाम है बाल गंगाधर तिलक। क्या नाम है? बाल गंगाधर तिलक। थोड़ा देख लेते हैं। कह रहे हैं कि बाल गंगाधर तिलक 20वीं सदी के शुरुआत की तस्वीर है। ध्यान से देखेंगे, तिलक एकता के प्रतीक से घिरे हुए हैं। इनके चारों तरफ विभिन्न धर्मों के पवित्र स्थान, मंदिर, चर्च और मंदिर का चित्रित है। अब देखिए क्या दिया हुआ है। अब देखिए, आपका मंदिर भी बना है, ताजमहल भी बना है, गुरुद्वारा भी, यानी सब धर्म की संभावनाओं के साथ इनकी इमेज दिखाई गई है। आइए आगे बढ़ते हैं और इस राष्ट्रवादी नेता के विषय में कुछ चीजें हैं, आइए हम पढ़ते हैं, या और राष्ट्रवादी चीजें क्या हैं, उन पर हम गौर करके एक पहलू पर अपना विचार करते हैं। देखिए, राष्ट्र की भावना तब पनपी है जब लोगों ने ये महसूस करने लगे कि वे एक ही राष्ट्र के अंग हैं, जब वे एक दूसरे की एकता के सूत्र में बंधने वाली कोई साझा बात ढूंढ लेते हैं। देखिए, शुरुआत में क्या था, आपका सब लोग अपने क्षेत्र, अपने प्रांत के लिए लड़ रहे थे, लेकिन जब पता लगा अल्टीमेटली हम तो भाग ही एक अंग के हैं, एक ही राष्ट्र के भाग हैं, एक ही राष्ट्र के लिए लड़ रहे हैं। क्लियर है? हमारे तरीके अलग हो सकते हैं, लेकिन हमको रास्ता कहां पहुंचाएगा? हमारा एक ही मंजिल पर पहुंचाएगा। क्लियर है? ठीक। लेकिन राष्ट्र लोगों के मस्तिष्क के लिए एक यथार्थ रूप ले लेता है। विभिन्न समुदाय, क्षेत्र, भाषा संबंध, अलग समुदाय के सामूहिक अपनेपन का भाव कैसे विकसित हुआ? अब कह रहे हैं कि अलग समुदाय है, क्षेत्र अलग है, भाषा अलग है, अलग अलग समुदाय, फिर भी इसमें अपनेपन का भाव कैसे विकसित हो गया, ये हमको देखना है। क्या कह रहे हैं? अपनेपन का जो भाव है वो कैसे विकसित हो गया, आखिरकार ये अपनेपन का जो भाव कैसे विकसित हो रहा है, इसको देखना है। अब देखिए, भारत में कितनी संस्कृति है, कितनी परंपरा है, कितनी भाषा है, कितनी बोली है, कितना खान पान, कितनी विविधता है, फिर भी एकता की भावना कहां से जुड़ने लगी, कहां से अपनापन लगने लगा? इस चीजों के विषय में थोड़ा सा खोज करेंगे और इसको हम देखेंगे। देखिए, सामूहिक अपनेपन की भावना आंशिक रूप से संयुक्त संघर्ष के चलते पैदा हुई। कैसे निकली है? आंशिक मतलब शुरुआत में थोड़ी थी। कैसे? संयुक्त संघर्ष के चलते, यानी कि सब लोगों ने मिलजुल के संघर्ष किया। इसके अलावा बहुत सारी संस्कृति प्रक्रियाएं भी थीं जिनके जरिए राष्ट्रीय भावनाओं की कल्पना और दिलो दिमाग पर छा गई। इतिहास व साहित्य, लोक कथाएं में गीत, चित्रित प्रतीक, सभी ने राष्ट्र को सार कर
अपना योगदान दिया है। क्या दिया है? सभी ने संवार कर इसको अपना योगदान जो है वो दिया है। जैसा कि आप जानते हैं कि राष्ट्र की पहचान में सबसे ज्यादा तस्वीर में अंकित की जाती है। इससे लोगों को एक ऐसी छवि गढ़ने में मदद मिली जिसके जरिए राष्ट्र की पहचान कर सके। 20वीं सदी में राष्ट्रवाद के विकास के साथ भारत की पहचान भी भारत माता की छवि के रूप में लेनी थी। इस छवि के निर्माण के आरंभ में बंकिम चंद्र उपाध्याय ने की। 1870 के दशक में उन्होंने मातृभूमि में स्तुति में वंदे मातरम गीत लिखा। ध्यान देख लीजिए, हमारे यहाँ लेखक हुए हैं बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय और 1870 के दशक में क्या लिखा है? वंदे मातरम। देखिए इसकी दो पंक्तियां हैं, पूरे आपको समझ चाहिए। वंदे मातरम सुजलाम सफलाम मालजय शीतलम सस्य साबलाम मातरम वंदे मातरम पूर्व ज्योतिना पुलकितयामिनीम पुलकसमित धर्मधल शोभनीम स्वासिनीम सुंदरभासिनीम सुखदाम भरदाम मातरम वंदे मातरम। एक पंक्ति मेरे को याद है पूरी। तो देखिए, और इन्होंने सबसे पहले इसका उल्लेख कहां लिखा था? एक उन्होंने उपन्यास लिखा है आनंद मठ, और आनंद मठ में क्या लिखा था? वंदे मातरम को लिखा है। ठीक, याद रहेगा इतना? अंडरलाइन कर लीजिए इसको थोड़ा सा। यह गीत बंगाल के स्वदेशी आंदोलन में खूब चला। अब बंगाल में एक आंदोलन चला था, स्वदेशी आंदोलन, और आपको पता होगा सबसे पहले क्रांति का उद्गम करने वाला अगर कोई क्षेत्र है तो वो कौन है? तो वो बंगाल है। ठीक, स्वदेशी आंदोलन की प्रेरणा स्रोत से अंबिकानाथ टैगोर ने भी भारत माता की व्याख्यात छवि का चित्रित किया है। इस पेंटिंग से भारत को एक सन्यासी के रूप में दिखाया गया है। शांत, गंभीर, देवीय और आध्यात्मिक गुणों की युक्ति दिखाई देती है। आगे चलकर जब इस छवि को बड़े पैमाने पर तस्वीरों में उजागर जाने लगा, विभिन्न कलाकार ने यहाँ तस्वीर बनाने लगे, भारत माता की छवि विविधता रूप में ग्रहण कर ली। चित्र 14 से इस मात्र छवि के प्रति श्रद्धा को राष्ट्र में आस्था का प्रतीक माने जाने लगा। कैसे लगा? माने जाने लगा। अब देखिए, इस तरह से भारत माता को दिखाया गया। कैसे दिखाया गया? इस तरह से चित्रितात्मक पहला है जिसमें दिखाया गया है। देख लिया बच्चों? चलिए, तो कैसे उन्होंने भारत माता की छवि को चित्रित करके दिखाया है। अब देख लीजिए, नीचे इसके बारे में पूरा एक्सप्लेनेशन है जो अभी हम पढ़ रहे थे। भारत माता अम्बनीनाथ टैगोर ने 1905 में बनाया है, और इसमें माँ की छवि में शिक्षा, भोजन और कपड़े, इन सभी के विषय में आपका दिखाया है। हाथ में माला है, सन्यासी के रूप में अंकित किया है। अपूर्वगति के विषय में पूरी चीजों को क्या किया है? चित्रित करने का आपका प्रयास किया है कि कैसे हमने भारत माता का एक रूप आध्यात्मिक रूप से जोड़ने की कोशिश की है लोगों को। क्लियर है? ये चीज थोड़ी सी आपको ध्यान रखनी चाहिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, एक बार आप 3 नंबर का यूनिट जो हमने देखा है, भारत में असहयोग आंदोलन, क्लियर है? सविनय अवज्ञा आंदोलन, क्लियर है? और उसी के साथ हमने देखा था गांधी इरविन समझौता, शहीद भगत सिंह की फांसी होती है। उन सब के विषय में एक बार पुनः एक बार कुछ पूछना है, कुछ देखना है। इसमें से आप अच्छे से मेरे प्यारे बच्चों इसको एक बार मुझसे देख लीजिए। कुछ पूछना है, आप मुझसे पूछ सकते हैं। कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी है आपके चैप्टर के माध्यम से, तो आप मुझसे बच्चों पूछ सकते हैं। अगर किसी की कोई क्वेरी, किसी कोई डाउट, किसी कोई आपका प्रश्न है तो आप मुझसे पूछ लीजिए। चैप्टर में हम लोग क्या करेंगे, नहीं तो थोड़ा सा आगे बढ़ जाए। क्लियर है? ध्यान रखना है। ठीक, तो इन सारी चीजों को आप लोग गौर करके एक एक करके ध्यान लीजिए। ठीक है? चलिए देख लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। देख लिए मेरे प्यारे बच्चों?
चलिए, तो एक बार पीछे का थोड़ा सा, अब ये तो सामूहिक अपनेपन का जो भाव है इसको हम लोग आपका देखेंगे ही, पूरा देख लिया। कुछ आपका मुस्लिम लीग के विषय में कुछ पूछना हो किसी को भी तो आप पूछ सकते हो। साथ में आपको ये भी पता लगा कि जो आपका मुस्लिम लीग थी किस बात को लेकर अड़ रही है और क्यों अपने में जो बात कर रही है कि हमको पृथक निर्वाचन चाहिए, उसके विषय में उनके क्या बिंदु हैं, किन बातों को रख रहे हैं उसको हमने देखा। और कैसे जो है आपका दलितों के लिए आपके कैसे जो है आपका सीटें आरक्षित करी गई हैं, गांधी और अंबेडकर के बीच आपका पूना पैक्ट होता है उसमें आपने देखा। और साथ में असहयोग आंदोलन को विषय में पढ़ा और आपने देखा सविनय अवज्ञा आंदोलन में आपका कैसे मजदूर और दलितों की जो खास करके जो आपके दलित थे उनका जो नंबर है वो थोड़ा सा कम रहता है और इसी के साथ जो आपके मुस्लिम लोग हैं वो भी कम रहते हैं। तो दोनों की शंका और उनकी पृष्ठभूमि के विषय में आप लोगों ने पूरी एक एक चीजें जो है गौर करके इसमें देख ली है। सविनय अवज्ञा आंदोलन की क्या सीमाएं रही हैं, क्या उसकी लिमिट्स हैं, इसके विषय में भी आप पूरा अच्छे से गौर करके जो है देख चुके हैं। क्लियर है? ठीक, तो आज हमने ये सारी चीजों को इसमें इतना गौर करके एक एक करके इसमें आपका देख लिया मेरे प्यारे बच्चों। क्लियर है? ध्यान रहेगा इतना, तो इतना आपको ध्यान रखना है। तो मेरे प्यारे बच्चों एक बार आप अपने चैप्टर को अच्छे से घर जाकर पढ़िए, आप इसका रिवीजन करिए, कोई भी डाउट बनता है आप मुझसे पूछ लीजिए। फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।